तो देखो बच्चों, जो मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स और सिग्नल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्चुरेशन और यूरिनेशन, उसी को हम मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें ये जो है ऑटोनोमिक, अगर ज़्यादा डिटेल में कोई पूछे आपसे तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस रिफ्लेक्स को, ठीक है ना। ब्रेन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको, रिफ्लेक्स को, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये याद रखना आप, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फिलिंग ऑफ, और ये रिस्पॉन्सिबल है वाइडिंग, मतलब खाली होना, वाइडिंग और वैकेटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, दैट इज द यूरिनेशन। क्लियर? तो ये अपने को ध्यान रखना है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद तो सिंपैथेटिक से यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, पैरासिम्पैथेटिक से खाली हो जाएगा। और ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, अगर ज्यादा डिटेल में आपसे आता है क्वेश्चन। और सिंपैथेटिक तब क्या करेगा? सिंपैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेशन एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई पूछता है पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। क्लियर? तो इससे ज्यादा नहीं, बहुत डिटेल मैंने बता दिया आपको, एक बार आप एनसीईआरटी याद पढ़ना। फिर जो यूरिन है वो 1.5 लीटर पास आउट होती है पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट होती है, जिसमें 25 to 30 ग्राम यूरिया होता है, ठीक है ना। नॉर्मली इतना ग्राम यूरिया है, तो ये अपने को याद रखना है। फिर जो इसका कलर है दैट इज, आप देखोगे पेल येलोइश कलर, तो कलर ऑफ यूरिन जो है दैट इज ड्यू टू ए कंपाउंड यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण कलर होता है यूरिन का, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिजॉर्डर्स ऑफ किडनी, ठीक है, और डिजॉर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट इज डिजॉर्डर्स ऑफ किडनी। या डिजॉर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिजॉर्डर्स में एक है यूरेनिया, मीन्स यूरिया इन ब्लड, ये याद रखना, कंफ्यूजन होती है। तो यूरेनिया का मतलब जब यूरिया आने लगे ब्लड में, यानी किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमें एक आर्टिफिशियल किडनी या कह सकते हो हीमोडायलिसिस की जरूरत होती है। तो वी परफॉर्म हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, तो ध्यान से आप समझना। मान लो यहाँ पे ये पेशेंट है, मान लो पेशेंट से हमने क्या किया, उसके
रेडियल आर्टरी से, उसके रेडियल आर्टरी से क्या किया हमने, इसके रेडियल आर्टरी से ब्लड लेना शुरू किया, क्योंकि ब्लड में यूरिया है, ब्लड यानी किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन अब नहीं कर पा रहा। अब इसको हम ले जाते हैं कहाँ, एक डायलाइजिंग चैम्बर बनाते हैं हम, इस तरह का डायलाइजिंग चैम्बर होता है, डायलाइजिंग चैम्बर जिसमें इस तरह के सेलोफेन ट्यूब्स लगे होते हैं। दीज आर सेलोफेन्स ट्यूब, इस तरह के ये सेलोफेन्स ट्यूब हैं यहाँ पे, इस तरह से ये सेलोफेन क्या है, ट्यूब है। तो एक हमारा डायलाइजिंग चैम्बर है, इसका नाम होता है डायलाइजिंग चैम्बर, ठीक है। ये है डायलाइजिंग चैम्बर, एक आर्टिफिशियल चैम्बर बनाते हैं हम। एंड दीज आर, ये सारा जो है ये क्या है, सेलोफेन ट्यूब्स लगे हुए हैं उसमें। दीज आर सेलोफेन ट्यूब्स, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड दीज आर पोरस हैं ये, ठीक है। जस्ट लाइक हमारी ब्लड कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी उसी की तरह ये पोरस होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये है, और फिर क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे इसके बाद दो चीजें लगी होती हैं यहाँ पे, ऐसे ध्यान दो आप, यहाँ से हम और इस चैम्बर में क्या करते हैं हम, डायलिजिंग फ्लूइड, इस चैम्बर में हम एक डायलाइजिंग फ्लूइड पोर करते रहते हैं। मतलब ये एक फ्लूइड है जिसको डीएफ डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, हैविंग सेम कंसंट्रेशन एज प्लाज्मा। जो चीजें प्लाज्मा में होती हैं वही हम इसमें, मतलब डायलिजिंग फ्लूइड हम आर्टिफिशियली बनाते हैं बच्चों। जो डायलिजिंग फ्लूइड है, जो हीमोडायलिसिस में यूज हो रहा है, वो हम खुद से बनाते हैं। सारी चीजें हम डालते हैं उसमें आर्टिफिशियली, प्लाज्मा जैसी ही, प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब के लिए। तो हम ये डायलाइजिंग फ्लूइड बनाते हैं, सेम उसका कंसंट्रेशन होता है किसके जैसा, प्लाज्मा जैसा। बस उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें यूरिया और यूरिक एसिड हमने नहीं डाला हुआ है। क्लियर। इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हम पंप के हेल्प से, पंप लगा हुआ है मान लो यहाँ पे, पंप के हेल्प से इसमें पोर करते जाते हैं। तो यहाँ से निकला डायलाइजिंग फ्लूइड और चारों तरफ भरता चला गया, ये भरता चला गया, दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड। यहाँ भी है डायलाइजिंग फ्लूइड, यहाँ भी है डायलाइजिंग फ्लूइड। और यहाँ से पेशेंट से हमने यहाँ पे ब्लड ले लिया, यानी ये डायलाइजिंग चैम्बर इस तरह से आप क्लोज कर दो, इस तरह से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ से हमने ब्लड लिया पेशेंट का, ये ब्लड आ रहा है, ये अब ब्लड आने लगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, ये सारा ब्लड भरने लग गया, दिस इज ब्लड, ये है ब्लड। और यहाँ भी हमने ब्लड लिया हुआ है, ये पूरा ब्लड भर रहा है डायलाइजिंग फ्लूइड में। अब ध्यान से समझना, रेडियल आर्टरी से हमने ब्लड लिया, एक डायलाइजिंग चेम्बर है जिसमें सेलोफेन ट्यूब्स लगे हुए हैं, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है पेशेंट से ब्लड लेने पे। ब्लड लेंगे रेडियल आर्टरी से,
ये जो सेलोफेन्स ट्यूब्स हैं ये पोरस हैं, जस्ट लाइक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इनमें पोर्स हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इस डायलिजिंग चैम्बर में हमने भर दिया डायलिजिंग फ्लूइड जो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है, प्लाज्मा जैसा ही है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है। अब क्या है, नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से ब्लड लिया रेडियल आर्टरी से पेशेंट के, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, हेपेरिन। जैसे ही ब्लड आया, ब्लड बाहर जैसे ही हम लेते हैं पेशेंट से, तो उस ब्लड में हम पोर करते हैं क्या, हेपेरिन। जैसे ही ब्लड आ रहा है और जैसे ही कनेक्ट हो रहा है डायलिजिंग चैम्बर से, तो हम हेपेरिन ऐड करते हैं। आपको पता है हेपेरिन इज एंटी कोगुलेंट, ये एंटी कोगुलेंट है हेपेरिन, यानी जो ब्लड बाहर निकलेगा तो वो कोगुलेट ना कर जाए, जम ना जाए। तो इस कारण से जैसे ही पेशेंट के बॉडी से बाहर ब्लड आता है, उस ब्लड में हम इस तरह से रखो, इस तरह से लिखना चाहिए, हम ऐड करेंगे क्या, हेपेरिन ऐड कर देंगे। हेपेरिन इज एंटी कोगुलेंट, जिससे कि उसमें ब्लड जैसे ही हमारे बॉडी से बाहर निकलता है वो जम जाता है। तो इस कारण से हम हेपेरिन डालते हैं उस ब्लड में। जैसे ही पेशेंट के बॉडी से ब्लड बाहर निकला, हमने उसमें डाल दिया क्या, हेपेरिन। ये पेशेंट का हाथ है बच्चों, वहीं पे रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी और रेडियल वेन है। तो ब्लड में हमने हेपेरिन डाल दिया जिससे कि वो ब्लड जमे ना, ठीक है। अब ये ब्लड सेलोफेन ट्यूब में पूरा रन कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आया, ये पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे, है ना, छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे। और डायलिजिंग फ्लूइड में का जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के सेम है। अब क्या होगा, यहाँ से सिर्फ डायलिजिंग फ्लूइड में यूरिया, यूरिक एसिड ये सब नहीं है, अब यूरिया ब्लड में है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो यूरिया है ये ब्लड में है, समझ रहे हो, ये यूरिया कहाँ पे है, ये यूरिया ब्लड में है। ये जो यूरिया है ये ब्लड में है ना, यहाँ पे नहीं है, डायलिजिंग फ्लूइड में नहीं है, यहाँ पे नो यूरिया, यहाँ भी नो यूरिया, यहाँ भी नो यूरिया, क्योंकि हमने डायलिजिंग फ्लूइड में सारा कुछ डाला था, यूरिया हमने नहीं डाला, नाइट्रोजन वेस्ट हमने नहीं डाला। अब क्या होगा, आपको पता है सॉल्ट हमेशा अपने, यूरिया क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करता है। अब यूरिया का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, अब यूरिया इस डायलिजिंग फ्लूइड में आने लगेगा, यहाँ भी आने लगेगा, कहाँ से, ब्लड से, यहाँ भी आने लगेगा, यानी ब्लड से यूरिया इस डायलिजिंग फ्लूइड में आ गया। और जो यूरिया यहाँ आ जाता है, अब यूरिया आ गया डायलिजिंग फ्लूइड में, हम इस डायलिजिंग फ्लूइड को कलेक्ट करते जाते हैं एक दूसरे चैम्बर में, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमने कलेक्ट किया क्या, हमने यहाँ पे कलेक्ट किया बच्चों यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड। हमने यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड को एक अलग चैम्बर में कलेक्ट करते जाते हैं, मतलब फ्रेश भरते गए। यहाँ पे यूज्ड जो डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसमें यूरिया है, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे क्या है, यूरिया है, तो ये यूरिया यहाँ पे कलेक्ट होता गया, क्लियर। यानी डायलिजिंग फ्लूइड एक तरफ से हमने फ्रेश, ये फ्रेश था, हम डालते गए और यहाँ से ब्लड आ रहा है और ब्लड प्यूरिफाई होता जा रहा है। जो डायलिजिंग फ्लूइड में यूरिया आ गया उसको हम इधर कलेक्ट भी करते जाते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो कंसंट्रेशन के मैकेनिज्म पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करता है। यहाँ पे ब्लड में यूरिया ज्यादा, डायलिजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं, यहाँ पे यूरिया ज्यादा, यहाँ पे यूरिया नहीं, और तब यूरिया बाहर निकलने लगेगा इन पोरस सेलोफेन ट्यूब से, ये यूरिया बाहर निकलने लगेगा और आ जाएगा डायलिजिंग फ्लूइड में। और इस डायलिजिंग फ्लूइड को हम एक तरफ जो यूज हो गया जिसमें यूरिया था उसको हम कलेक्ट करते जाते हैं, और एक तरफ से हम फ्रेश डायलिजिंग फ्लूइड पंप की हेल्प से बार बार फेंकते जाते हैं। इस तरह से ब्लड आता जाता है, प्यूरिफाई होता जाता है। जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया उस ब्लड को हम फिर से रीनल वेन में डाल देते हैं। इस ब्लड को हम कहाँ डालते हैं, रीनल वेन में।
लेकिन एक चीज और याद रखना, हमने बहुत सारा हेपेरिन डाल दिया था, अब ये ब्लड में जाएगा एंटी हेपेरिन, तो ब्लड में अगर कहीं ब्लड वेसल्स रप्चर्स हो गई, फट गई, बस्ट कर गई, तो ब्लड निकलेगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेपेरिन हमने बॉडी में भी हमारे होता है और हमने बाहर से भी हेपेरिन डाल दिया था इस ब्लड में जब हम ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें इस ब्लड में हेपेरिन ज्यादा है, अब ये हेपेरिन अगर मेरे बॉडी में चला गया तो मेरे बॉडी के अंदर भी हेपेरिन हो रहा है, हेपेरिन प्रेजेंट है, और बाहर से भी आप हेपेरिन डाल रहे हो, तो ये दोनों बॉडी वाला हेपेरिन और बाहर से हेपेरिन यहाँ आपने डाला था, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देंगे। अगर मान लो कहीं से कैपिलरीज ब्रेक कर गई और ब्लड निकलने लगा तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ब्लड में ऐड करते हैं एडिशन ऑफ एंटी हेपेरिन सब्सटेंस, एंटी हेपेरिन, जिससे जो ज्यादा हेपेरिन हमने डाला था उसका इफेक्ट कम हो जाए। एडिशन ऑफ एंटी हेपेरिन सब्सटेंस डाल के हम इस ब्लड को रेडियल वेन में डाल देते हैं। और जो एंटी हेपेरिन सब्सटेंस है उसका एक नाम याद रख सकते हो, एनसीईआरटी नहीं लिख रही है ऐसे एंटी हेपेरिन सब्सटेंस का मैं नाम बता देता हूं आपको, दैट इज प्रोटामीन। तो प्रोटामीन एक एंटी हेपेरिन सब्सटेंस है। यहाँ जो हेपेरिन हमने डाला था उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने एंटी हेपेरिन डाल दिया। यानी इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये। तो हीमोडायलिसिस ऐसे ही किया जाता है, जब यूरिया इन ब्लड हो तो इस तरह से हम करते हैं। अब देखो, जो बहुत सारे टर्म होते हैं कि जैसे ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, दैट इज हेमाट्यूरिया। इस टर्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, तो हेमाट्यूरिया इज व्हाट, ब्लड इन यूरिन। तो इस तरह से बहुत सारे टर्म होते हैं, हेमाट्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन इन यूरिन, हेमाट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, यूरेमिया इज यूरिया इन ब्लड, यूरिया इन ब्लड, क्लियर। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है। कीटोन बॉडीज इन यूरिया, कीटोन्यूरिया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे टर्म होते हैं बच्चों, तो इसको आप ध्यान देना, इसको लिखना, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब दूसरे डिजॉर्डर पे हम लोग चलते हैं। दूसरा डिजॉर्डर क्या है? हाँ, एक चीज और याद रखना, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई पर्सन बहुत दिनों तक हंगर स्ट्राइक पे है, सिर्फ पानी ले रहा है, तो उसके यूरिन में क्या होगा? तो उसके यूरिन में हमेशा याद रखना, अभी हंगर स्ट्राइक पे और पानी पी रहा है तो उसके यूरिन में क्या होगा? लेस यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि यूरिया जो हम खाते हैं, प्रोटीन और जो भी डाइट लेते हैं, उससे यूरिया बनता है। लेकिन उस पर्सन में जो हंगर स्ट्राइक पे है, भूख हड़ताल पे है, उसमें क्या है कि वो खाना खा ही नहीं रहा, सिर्फ पानी पी रहा है। तो पानी पीने की वजह से क्या है कि अब यूरिया उसके ये में बहुत कम बनने वाला है। यूरिया उसके यूरिन में आप देखोगे तो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन जो भी हम डाइट लेते हैं उसके ब्रेक डाउन से यूरिया बनता है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया। तो आप मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा, डाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो यूरिया मिलेगा कहाँ से? तो उसके यूरिन में लेस यूरिया प्रेजेंट होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। अब हम लोग दूसरे कुछ डिजॉर्डर्स हैं वो देख लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ठीक है ना। डायबिटीज इंसिपिडस मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। उसके बाद अब दूसरे डिजॉर्डर्स पे बढ़ते हैं। एक डिजॉर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो दूसरा डिजॉर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज itis and inflammation, that is the inflammation of glomerulus। ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और इसी का एक टाइप है ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट्स डिजीज, तो ब्राइट एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं को सबसे पहले ये डिजीज हुआ। तो ब्राइट्स डिजीज में क्या होता है? देखो, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा
यहाँ भी इन्फ्लामेशन ही होता है ब्राइट्स डिजीज में ही। ब्राइट में हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, इसी कारण इसका नाम पड़ा ब्राइट्स डिजीज। तो ब्राइट डिजीज इज ए टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ब्राइट्स डिजीज में भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस से क्या होता है, साइज ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन glomerular capillaries, size of pores present in glomerular capillaries increases। तो साइज बढ़ जाती है glomerular capillaries की। इससे क्या होगा, प्रोटीन्स बेसिकली albumin also filtered through blood, also filtered from glomerulus। तो जो प्रोटीन था एल्बुमिन, ब्लड में हमें पता है एल्बुमिन प्रेजेंट है, वो भी फिल्टर होके कहाँ आ गया, filtered from glomerulus and comes to बाउमेंस कैप्सूल। तो प्रोटीन भी बाउमेंस कैप्सूल में आने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होने लगेगी, अब प्रोटीन भी आने लग रहा है, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी था। अब प्रोटीन आने से हर जगह चेहरे वेहरे पे हर जगह स्वेलिंग दिखेगी, क्योंकि प्रोटीन वाटर को बाइंड करके रखता है अपने पास। अब प्रोटीन है ही नहीं, वो भी फिल्टर हो रहा है, तो वाटर भी बहुत ज्यादा आने लगेगा ग्लोमेरुलस से, कहाँ, बाउमेंस कैप्सूल में, ठीक है ना। तो हर जगह स्वेलिंग, टिश्यूज में आपको पानी इकट्ठा दिखेगा इधर उधर। तो ये सारा था। ब्राइट डिजीज के बहुत सारे रीजन है। एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये मतलब अपनी ही इम्यून सिस्टम ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय करने लगती है। फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ टॉक्सिन्स हम जैसे ड्रग्स ले लेते हैं कुछ, उसके कारण भी ग्लोमेरुलस को वो डैमेज करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है ब्राइट्स डिजीज का। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, उसी का एक ब्राइट डिजीज में ये सिम्टम आपको दिखता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ये सब याद रखना है आपको। उसके बाद है रीनल स्टोन्स या इसी को बोलते हैं किडनी स्टोन्स। तो किडनी में क्या है, स्टोन्स बनने लगते हैं। तो स्टोन्स और insoluble crystalline stones or insoluble crystalline stone or insoluble crystalline mass of salts, mainly oxalate, is formed। The stones or insoluble crystalline mass of salts, mainly oxalates is formed in kidney। तो किडनी में क्या होगा, या तो स्टोन बनने लगेगा या ऑक्सलेट सॉल्ट्स ये बनने लगते हैं। ऑक्सलेट्स कहाँ से बनेगा, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे टोमेटो है, बहुत सारे नॉनवेज सोर्स हैं जो खाने से क्या होता है उसमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। टोमेटो है, कलीफ्लावर है, इन सब में ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है ना। स्पाइनेच होता है, जो साग खाते हैं हम लोग, स्पाइनेच, वहाँ भी। तो बहुत सारे फूड आइटम्स में ये ऑक्सलेट होते हैं, और वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो घुलता ही नहीं है, तो उस कारण से इकट्ठा होता है, स्टोन जैसा बन जाता है। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ये रीजन हो सकता है। अगर कोई बहुत पानी कम पी रहा है और कोई फूड ऐसा ले रहा है जिसमें ऑक्सलेट सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो किडनी में डिपोजिट होते होते स्टोन बना लेंगे, क्लियर, ये रीजन हो सकता है, ठीक है, किडनी स्टोन बनने का। दूसरा, किसी के किडनी में क्या होता है, कुछ कंस्ट्रिक्शंस रहती है, मतलब वो एनाटॉमिकल है, बाय बर्थ है, कुछ में ज़्यादा आपको कंस्ट्रिक्ट दिखेगा किडनी का कोई पार्ट, तो वहाँ पे स्टोन इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे रीजन है। तो किडनी स्टोन्स भी बहुत कॉमन है। एक है गाउट, स्पेशली ये डिजॉर्डर है
स्केलेटल सिस्टम का, बोन का। लेकिन यहाँ भी आप याद रखना गाउट में क्या होता है, गाउट में जो प्यूरिन्स होती हैं, जैसे कोई चीज़ आपने, जैसे मान लो पोटैटो लिया आपने, तो उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें डीएनए है, डीएनए है तो प्यूरिन्स हैं। अब प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म होने से यूरिक एसिड बनता है। अब क्या है, कोई पर्सन में एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए प्यूरिन्स का, उसके कारण यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगते हैं उसके ज्वाइंट्स में, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड के ज्वाइंट्स में जमा होने से क्या होता है, गाउट, या इसी को गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्यूरिन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने लगता है। मतलब प्यूरिन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो के उसका प्रॉपर वो बाहर नहीं जा पा रहा, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड। अब वो यूरिक एसिड जगह जगह ज़्यादा बनने लग गया बॉडी में, सपोज करो अगर ज़्यादा बनने लगा बाई चांस, तो वो डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा कहाँ, ज्वाइंट्स में। तो जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ज्वाइंट में डिपॉजिट होने लगते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, और उसी को बोलते हैं गाउट या गाउटी अर्थराइटिस। तो बेसिकली गाउटी अर्थराइटिस क्यों होता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है ना, या इसी को नाइट्रोजनस बेसेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन, और प्यूरिन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा यूरिक एसिड का, ठीक है ना, यूरिक एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है या वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इस कारण से हो जाता है गाउट। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्केलेटल सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन और लेस सिक्रेशन होता है, एडीएच का तब हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पास आउट होने लगता है। ओके, तो इस तरह से आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। ओके, थैंक यू।